देखिए, संगठन के ये जो महत्वपूर्ण प्रकार हैं, ये हैं औपचारिक व अनौपचारिक संगठन। बच्चों, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। हमारे विद्यालय में प्रधानाचार्य होते हैं। इनके बाद में आपने देखा होगा इंचार्ज नियुक्त होते हैं। इंचार्ज होते हैं। इनके बाद में क्लास टीचर, आपकी कक्षा का मॉनिटर, और उसके बाद में कक्षा के समस्त विद्यार्थी आते हैं, कक्षा के समस्त छात्र आते हैं। यानी जो भी आदेश हैं वो प्रधानाचार्य द्वारा पहले इंचार्ज को प्रदान किए जाते हैं। उसके बाद इंचार्ज उन आदेशों को, निर्देशों को क्लास टीचर को देता है। क्लास टीचर वे आदेश और निर्देश मॉनिटर को प्रदान करते हैं और मॉनिटर उन्हें अपनी कक्षा के समस्त विद्यार्थियों को पहुंचाते हैं। देखिए, ये क्रम इसी तरीके से होता है। कक्षा के जो समस्त छात्र हैं, यदि उनमें से किसी को कोई दिक्कत है तो वह अपने मॉनिटर को उससे अवगत कराते हैं। कोई समस्या है, कोई सुझाव है, तो वह कक्षा के बच्चों द्वारा अपने मॉनिटर को बताए जाते हैं। मॉनिटर उस समस्या को क्लास टीचर को बताता है। क्लास टीचर इस समस्या से इंचार्ज को अवगत कराएगा और इंचार्ज द्वारा प्रधानाचार्य को इसके बारे में अवगत कराया जाता है। यानी एक क्रम निर्धारित है। इस क्रम के आधार पर ही आदेश प्रसारित होते हैं और इसी क्रम के आधार पर जो सुझाव होते हैं, जो शिकायतें होती हैं, वो निम्न स्तर से ऊपर तक जाती हैं। देखिए बच्चों, ये जो इस प्रकार का ढांचा है, यह आता है औपचारिक ढांचे के अंतर्गत, औपचारिक संगठन के अंतर्गत। और आपने अपने विद्यालयों में ये भी देखा होगा कि कई बार जो आपका इंचार्ज है वह किसी विद्यार्थी के साथ सीधे बातचीत करता है। वह सीधे विद्यार्थी को बुलाकर उससे बात करता है, उसके साथ बैठता है और उसकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त करता है। इसी प्रकार आपने प्रधानाचार्य को भी देखा होगा कि वो आपके विद्यालय के किसी शिक्षक के साथ बहुत मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं और उनसे समय समय पर सलाह लेते हैं, सुझाव लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ये दोनों अलग अलग पद पर हैं। ये प्रधानाचार्य, इनके बाद इंचार्ज आते हैं, लेकिन टीचर से वो क्या है, सुझाव भी ले रहे हैं, उनसे बात भी करते रहते हैं। तो ये जो इस प्रकार की जो ये गतिविधियां हैं, यह अनौपचारिक संगठन के अंतर्गत मानी जाती है, अनौपचारिक होती है। इसका निर्माण क्या होता है, प्रबंधन द्वारा एक तय प्रक्रिया के अनुसार होता है। अब इसे और आगे देख लेते बच्चों। देखिए, एक जो संगठन होता है उसके अंतर्गत क्या होता है, प्रबंधक होते हैं। हमने देखा था उच्च स्तर के प्रबंधक होते हैं, फिर मध्य स्तर के प्रबंधक होते हैं, उनके बाद निम्न स्तर के प्रबंधक होते हैं और फिर कर्मचारी होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो भी आदेश हैं वो उच्च स्तर से मध्य स्तर पर, मध्य स्तर से निम्न स्तर पर और निम्न स्तर से फिर कर्मचारियों तक पहुँचते हैं, फोरमैन कर्मचारियों को देते हैं। इसी प्रकार कोई शिकायत है, सुझाव है, तो कर्मचारी अपने प्रबंधकों को, निम्न स्तरीय प्रबंधकों को देते हैं। निम्न स्तरीय प्रबंधक उन्हें मध्य स्तर के प्रबंधकों तक पहुंचाते हैं। मध्य स्तर के प्रबंधक उन शिकायतों और सुझावों को उच्च स्तर के प्रबंधकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो यह जो ढांचा है, यह ढांचा औपचारिक संगठन के अंतर्गत। अब इसी प्रकार आपने ये देखा होगा कई संगठनों के अंदर जो मध्य स्तर के अधिकारी हैं, वे कर्मचारियों से, सीधे कर्मचारियों से संपर्क में रहते हैं। लंच होता है तो वहाँ पर जो कैंटीन होता है उसके अंदर मध्य स्तर का अधिकारी भी बैठकर खाना खा रहा है और उसके सामने उसके जो
कर्मचारी हैं, अधीनस्थ कर्मचारी हैं, वो भी वहाँ पर बैठकर खाना खा रहे हैं और आपस में वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। यानी वो एक दूसरे से जो भी समस्याएं हैं, जो भी शिकायतें हैं या जो भी सलाह लेनी है वो ले रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं। तो यह औपचारिक संगठन के अंतर्गत आया और यह अनौपचारिक। इस प्रकार से ये औपचारिक और अनौपचारिक संगठन होते हैं और ये हर संगठन में देखने को हमें मिलते हैं। कार्यात्मक संगठन ढांचा और जो प्रभागात्मक संगठन ढांचा होता है उसमें आपको औपचारिक ढांचा देखने को मिलता है, लेकिन जो एक इकाई होती है, एक संगठन होता है, उसमें जो कर्मचारी आपस में संबंध स्थापित करते हैं, सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर संबंध स्थापित कर लेते हैं या व्यक्तिगत आवश्यकता के आधार पर जो आपस में संबंध स्थापित हो जाते हैं, वो अनौपचारिक संगठन के अंतर्गत आते हैं। आपने श्रम संगठनों का नाम सुना होगा। देखिए, उसमें सभी प्रकार के श्रमिक एक साथ मिल जाते हैं और वो अनौपचारिक संगठन बना लेते हैं। तो ये औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, ये संगठन के प्रकारों के अंतर्गत आता है। अब हम इसे विस्तार से देख लेते हैं बच्चों। आइए, औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन से तात्पर्य किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंधकों द्वारा तैयार किए गए ढांचे से है। देखिए, विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंधकों द्वारा जो ढांचा तैयार किया गया है वह औपचारिक संगठन होता है। क्रियात्मक ढांचा और जो प्रभागात्मक ढांचा है वह इसके अंतर्गत आता है। इसमें कार्यरत व्यक्तियों के उत्तरदायित्वों तथा अधिकारों एवं पारस्परिक संबंधों को स्पष्टतः परिभाषित कर दिया जाता है। देखिए, इसके अंतर्गत यह पता होता है कि किसके पास कितने अधिकार हैं, कौन अधिकारी है, कौन अधीनस्थ है, किसको किससे आदेश लेने हैं, किसको जवाब देने हैं, इनका क्रम निर्धारित होता है। यह हमने देखा था, ये जो उच्च प्रबंधक हैं, इसके बाद में कई सारे अन्य मध्य स्तर के प्रबंधक, फिर फोरमैन, सुपरवाइजर, इनके अंतर्गत कई अन्य निम्न स्तर के प्रबंधक और उनके बाद में फिर श्रमिक होते हैं। तो इसमें स्पष्ट होता है कि आदेश कहाँ से लेने हैं, कौन किसे आदेश देगा, साथ ही किसके प्रति किसकी जवाबदेही है, किसके पास कितने अधिकार हैं, इनका इसके अंतर्गत स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है, पता चल जाता है। औपचारिक संगठन में ढांचा क्रियात्मक या प्रभागीय हो सकता है। कोई सा भी ढांचा हो सकता है, प्रभागीय ढांचा भी हो सकता है, क्रियात्मक ढांचा भी हो सकता है। उपक्रम को सही तरीके से चलाने के लिए कार्य विवरण तथा नियम और कार्य विधियां जो प्रक्रिया से संबंधित होती हैं को एक स्पष्ट क्रम में समझाया जाता है, जो औपचारिक संगठन के माध्यम से संभव होता है। देखिए, किसी भी उपक्रम को यदि सही तरीके से चलाना है तो उसके लिए कार्य विवरण को सही तरीके से समझाया जाना चाहिए। नियम, कार्य विधियों की स्पष्ट रूप से व्याख्या होनी चाहिए, उस प्रक्रिया को एक स्पष्ट तरीके से समझाना चाहिए, जो कि सिर्फ औपचारिक संगठन में ही संभव है, क्योंकि इसके अंतर्गत ये पता होता है कि कौन किसके प्रति जवाबदेह होता है, कौन अधिकारी है, कौन अधीनस्थ है, किससे आदेश लेना है, किसको जवाब देना है, किसके प्रति हम कार्य करेंगे, किसका कितना उत्तरदायित्व है। ये औपचारिक संगठन में सब कुछ तय होता है। तो ये सारे कार्य यदि उपक्रम को सही तरीके से चलाना है तो औपचारिक संगठन में ही किए जाते हैं। औपचारिक संगठन कार्यों की समुचित ढंग से परिभाषित पद्धति है। देखिए, औपचारिक संगठन क्या है? कार्यों की समुचित ढंग से परिभाषित पद्धति, यानी कार्यों को किस प्रकार किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, ये सब कुछ उसके अंदर परिभाषित होता है, बताया जाता है, जिसमें प्रत्येक के अधिकार, उत्तरदायित्व तथा जवाबदेही की निश्चित परिमाप होती है। देखिए, प्रत्येक के, हर व्यक्ति के कितने अधिकार हैं, उनके कितने उत्तरदायित्व हैं, कितनी जवाबदेहिता है, इसका सब कुछ उल्लेख औपचारिक संगठन में होता है। औपचारिक संगठन में सबको ये पता होता है कि हमारे पास क्या अधिकार हैं, कितना हमारा उत्तरदायित्व बनता है, हमारी जवाबदेही किसके प्रति है। तो यह औपचारिक संगठन में होता है और यह परिभाषा दी थी लुईस एलन ने।
जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानबूझकर समन्वित की जाती है तो उसे औपचारिक संगठन कहते हैं। देखिए, संगठन में क्या होता है, कई सारे व्यक्ति संगठन के जो उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। तो औपचारिक संगठन में उन सभी की क्रियाओं को समन्वित किया जाता है, जानबूझकर समन्वित करने का कार्य किया जाता है। देखिए, और इनके उद्देश्य क्या होते हैं, समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो व्यक्ति कार्य कर रहे होते हैं, तो उन्हें समन्वित करने का प्रयास औपचारिक संगठन में किया जाता है। यह परिभाषा दी चेस्टर बर्नार्ड द्वारा। औपचारिक संगठन के लक्षण। अब औपचारिक संगठन के क्या लक्षण होते हैं बच्चों, देखते हैं। इसमें विभिन्न कार्यों की स्थिति तथा उनके आपसी संबंधों का स्पष्टीकरण होता है। देखिए, कार्य कौन करेगा इसकी स्पष्ट व्याख्या होती है, किसके प्रति वह जवाबदेह है इसकी स्पष्ट व्याख्या होती है, वह किसको रिपोर्ट करेगा यह भी उसे पता होता है, किससे वह आदेश लेगा यह भी उसे पता होता है। इसमें यह स्पष्ट करता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसके प्रति जवाबदेही होगी, यह इसके अंतर्गत बिल्कुल स्पष्ट होता है। यह योजनाओं के उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है और जो औपचारिक संगठन है इसके अंतर्गत जो योजनाओं के अंतर्गत जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए थे उनको प्राप्त करने का एक साधन होता है, क्योंकि यह नियमों एवं कार्य विधियों पर आधारित होता है, क्योंकि औपचारिक संगठन नियमों पर आधारित होता है और कार्य विधियों पर आधारित होता है। इसमें एक कार्यों का निश्चित क्रम होता है जिसके आधार पर कार्य को किया जाना है। तीसरा, इसमें सभी प्रभागों के प्रयासों को समन्वित, अंतर संबंध एवं एकीकृत किया जाता है। देखिए, जितने भी प्रभाग एक उपक्रम में होते हैं उन सभी के प्रयासों को समन्वित किया जाता है, एकीकृत किया जाता है, उनमें संबंध स्थापित किया जाता है। एक जो इकाई है उसके अंदर कई सारे विभाग बने हुए हैं, एक विभाग, दो, तीन, उत्पादन विभाग भी है, लेखा विभाग भी है और क्रय विभाग भी है। इसी प्रकार जो इकाई दो है, एक है, उसमें भी इसी प्रकार के विभाग बने हुए हैं। तो जो उपक्रम है वह इन सभी के बीच संबंध स्थापित करता है, इनके प्रयासों को एकीकृत करके अपने उद्देश्यों को पूरा करने की ओर आगे बढ़ता है और यह सब औपचारिक संगठन के माध्यम से ही संभव हो सकता है। इसका निर्माण उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा विचार विमर्श के बाद किया जाता है। देखिए, औपचारिक जो संगठन है इसका निर्माण प्रबंधकों द्वारा किया जाता है और पूर्ण रूप से विचार विमर्श के बाद वो इसका निर्माण करते हैं। इसमें कार्य निष्पादन पर अधिक बल दिया जाता है। औपचारिक संगठन में कार्य के निष्पादन पर बहुत अधिक बल प्रदान किया जाता है। इसके गुण क्या हैं बच्चों, देखते हैं। इसमें उत्तरदायित्व निर्धारित करना आसान होता है। देखिए, जो औपचारिक संगठन होता है इसके अंदर किसका कितना उत्तरदायित्व है यह निर्धारित करना बहुत आसान हो जाता है। किसकी कितनी जिम्मेदारी है, इसकी कितना उत्तरदायित्व बनता है, इसका कितना उत्तरदायित्व है, इसका कितना उत्तरदायित्व है, यह तय करना आसान हो जाता है और इससे उत्तरदायित्व आसानी से तय कर दिए जाते हैं, क्योंकि सभी कर्मचारियों के अधिकार एवं उत्तरदायित्व निश्चित होते हैं। कारण क्या है ऐसा कि सभी के अधिकार का पता होता है, किसके पास कितना अधिकार है, इसके पास कितना है, इसके पास कितना है और इसके पास कितने अधिकार है, इनका पता होता है। साथ ही किसका कितना दायित्व बनता है कार्य के प्रति वह भी स्पष्ट होता है। दूसरा, प्रत्येक सदस्य के कार्य व कर्तव्य निश्चित होने से कार्यों का दोहराव नहीं होता। देखिए, औपचारिक संगठन में कार्यों की मात्रा निश्चित होती है, कौन क्या कार्य करेगा, किस प्रकार का कार्य करेगा यह निश्चित होता है। इससे क्या होता है, दोहराव से बचा जाता है। जो कार्यों का दोहराव है उससे हम क्या कर लेते हैं, बचाव कर लेते हैं, अपना बचाव करते हैं। तीसरा है, आदेश की एकता का पालन करना संभव हो जाता है। देखिए, आदेश की एकता बनी रहती है, एक पद सोपान निर्धारित है कि यह इसे आदेश देगा, यह इसे आदेश देगा और यह अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उन्हें आदेश प्रदान करने का कार्य करेगा। तो एक निर्धारित क्या है,
पद सोपान बना होता है। यहाँ पर यह अधिकारी इसे आदेश प्रदान करने का कार्य कर रहा है। तो एक आदेश की एकता जो है वो बनी रहती है। कार्य संचालन की सुनिश्चितता तथा सभी को अपने कार्यों की जानकारी होने से कार्य संचालन आसान हो जाता है। देखिए, जो औपचारिक संगठन होता है उसमें सभी को ये पता रहता है कि मुझे क्या कार्य करना है, मैं किस विभाग से संबंधित हूँ, किस प्रभाग से संबंधित हूँ, मुझे किससे आदेश लेने हैं और किसके बताए अनुसार मुझे कार्य संपादित करना है। तो कार्यों की जानकारी होने से कार्य का संचालन आसानी से हो जाता है, वह लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी होती है और लक्ष्य भी आसानी से प्राप्त कर लिए जाते हैं। जो संगठन के लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उन्हें आसानी से प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा जाता है। संगठन में स्थायित्व आता है। देखिए, औपचारिक संगठन जहां पाया जाता है ऐसे उपक्रमों में स्थायित्व आता है। कर्मचारियों के मार्गदर्शन के स्पष्ट नियम होते हैं जिससे उनके व्यवहार को भी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। देखिए, इसमें क्या होता है, कर्मचारियों को मार्गदर्शन करने के संबंध में स्पष्ट नियम होते हैं जिससे उनके व्यवहार को आसानी से पता लगाया जा सकता है, उनके व्यवहार में आसानी से सुधार किया जा सकता है, साथ ही उन्हें सही दिशा की ओर अग्रसर किया जा सकता है। दोस्त, इसकी कुछ कमियां भी है बच्चों। आदेश की श्रृंखला का पालन करने एवं प्रत्येक कार्य के नियमबद्ध होने के कारण अनावश्यक विलंब होता है एवं निर्णय लेने में अधिक समय लगता है। देखिए, हमने पद सोपान के बारे में देखा था, वहां पर क्या था, 2 श्रृंखलाएं थी। अब ऐसी स्थिति में यदि इस अधिकारी से कार्य है जो दूसरी रेखा पर स्थित है, दूसरे विभाग से संबंधित है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, पहले अपने उच्च अधिकारी को सूचना देनी पड़ेगी, वह अपने उच्च अधिकारी को देगा, वह प्रबंधक को देगा, फिर इस प्रकार से वह दूसरे जो विभाग है उसके अधिकारी से संपर्क कर पाएगा। वहां से कोई सुझाव आएगा या कोई भी निर्देश होगा, उस तक पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। तो इस प्रकार इसमें क्या है, बहुत अधिक समय लगता है और काफी विलंब भी हो जाता है, निर्णय लेने में भी अधिक समय लगता है। दूसरा, कर्मचारियों को निर्देशों के अनुसार ही कार्य करना होता है और इस औपचारिक संगठन प्रणाली के अंदर जो कर्मचारी होते हैं उन्हें बताए गए निर्देशों के अनुसार ही कार्य करना होता है। इससे उनकी पहल क्षमता व रचनात्मकता में कमी आती है, वो अपनी तरफ से कोई पहल का कार्य नहीं कर सकते। जो निर्देश उन्हें उच्च प्रबंधन से प्राप्त हो रहे हैं उनका ही उन्हें पालन करना होता है। निर्धारित कठोर नीतियां किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने देती। जो नीतियां बनी हुई हैं, जो कठोर नीतियां हैं संगठन में, वो इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने देती। तीसरा, इसमें कार्य और ढांचे पर अधिक बल दिया जाता है। मानवीय संबंधों, प्रतिभा की उपेक्षा की जाती है। देखिए, औपचारिक संगठन के अंदर मानवीय संबंधों का ध्यान नहीं रखा जाता, साथ ही जो प्रतिभा होती है उसकी भी उपेक्षा की जाती है। आगे, अनौपचारिक संगठन। देखिए बच्चों, यह स्वनिर्मित होता है और व्यक्तिगत हितों, सामाजिक हितों की पूर्ति के लिए ये अनौपचारिक संगठन निर्मित होते हैं। इन्हें उच्च प्रबंधकों द्वारा तैयार नहीं किया जाता। जब एक संगठन के जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं वे आपस में सीधे तौर पर संपर्क कर लेते हैं, यानी उनके बीच में कोई क्रम निर्धारित नहीं होता, तो यह क्या होता है, यह इसके अंतर्गत आता है, अनौपचारिक संगठन में शामिल किया जाता है। ये सामाजिक हितों की पूर्ति के लिए, व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए खुद की इच्छा से एक साथ आते हैं, एक साथ वो बैठते हैं, उठते हैं, एक साथ कार्य करते हैं। इसमें सहयोग की भावना होती है, एक दूसरे का वो सहयोग करते हैं, एक दूसरे से सलाह लेते हैं, सुझाव लेते हैं। कोई भी उनके बीच औपचारिक क्रम नहीं होता, पदसोपान नहीं होता है। ऐसा संगठन जिसकी स्थापना जानबूझकर नहीं की जाती बल्कि अनायास ही पारस्परिक समान हितों, रुचियों एवं संबंधों के कारण हो जाती है, अनौपचारिक संगठन कहलाता है। देखिए, ऐसा संगठन जिसकी स्थापना जानबूझकर नहीं की गई है,
बल्कि समान हितों के कारण, कर्मचारियों के आपस में समान हित होने के कारण, रुचियों के कारण और संबंधों के कारण उसका निर्माण हुआ है, अनौपचारिक संगठन कहलाता है। जब व्यक्ति आधिकारिक तौर पर बतलाई गई भूमिकाओं से परे आपस में मेल मिलाप से कार्य करते हैं, जब अधिकारी जो उन्हें औपचारिक संगठन के अंतर्गत जिम्मेदारी दी गई है उससे अलग हटकर वे आपस में संबंध स्थापित करते हैं, मेल मिलाप का कार्य करते हैं, तो अनौपचारिक संगठन का निर्माण होता है। औपचारिक संगठन में एक पद सोपान था, एक पद सोपान हमने देखा, एक पदानुक्रम के आधार पर क्रम निर्धारित था, लेकिन यह जो अधिकारी है यह सीधे तौर पर इससे जुड़ा हुआ है और इनके बीच में आपस में बहुत मधुर संबंध है। ये एक दूसरे के साथ उठते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे से सलाह लेते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो वह अनौपचारिक संगठन में आता है। आपस में स्वतंत्रता पूर्वक संपर्क बनाते हैं, वे मैत्रीपूर्ण व सहयोगपूर्ण विचारों से एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें आपसी हितों की समानता होती है। देखिए, वे स्वतंत्रता पूर्वक आपस में संपर्क स्थापित करते हैं, मतलब उन दोनों में जो भी अधिकारी है, कर्मचारी हैं, अधीनस्थ हैं, उसके बीच में स्वतंत्रता पूर्वक संपर्क बनता है। वे अपनी इच्छा से एक संबंध स्थापित करते हैं, वे मैत्रीपूर्ण व सहयोगपूर्ण विचारों से एक ग्रुप बना लेते हैं। कई सारे कर्मचारी उसमें होते हैं, कई सारे अधिकारी भी होते हैं जो कि आपस में सहयोग करने के लिए या मित्रता के आधार पर एक ग्रुप बना लेते हैं जिसमें आपसी हितों की समानता होती है, सबके हितों की क्या होती है, उसमें समानता होती है। इससे अनौपचारिक संगठन का निर्माण होता है और इससे ही अनौपचारिक संगठन बनता है, जिसमें अलग अलग पद पर, अलग अलग पदानुक्रम पर स्थित अधिकारी, कर्मचारी आपस में बैठते हैं और वो एक ग्रुप बना लेते हैं जो कि आपसी हितों की समानता के आधार पर निर्मित होता है, मित्रता के आधार पर निर्मित होता है। इस ढांचे का प्रयोजन मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त करना होता है और इस ढांचे का जो प्रयोजन है वह मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त करना है। मान लीजिए किसी के सामने कोई समस्या है तो वह अपने इस ग्रुप के जो अन्य सदस्य हैं उनसे सलाह मशवरा कर सकता है, अपनी उलझनों का हल वहां ढूंढ सकता है। उदाहरण, मध्यावकाश में कर्मचारी एवं अधिकारी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, गपशप करते हैं, चाहे वे किसी भी विभाग या स्तर के क्यों न हो, किसी भी विभाग का है, किसी भी स्तर का है, लेकिन वह अधिकारी और कर्मचारी मध्यावकाश में एक जगह बैठते हैं, लंच करते हैं, आपस में गपशप करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो यह अनौपचारिक संगठन के अंतर्गत आता है। वह संगठन अनौपचारिक है जिसमें आपसी संबंध अज्ञानवश संयुक्त उद्देश्यों के लिए बनते हैं। देखिए, अज्ञानवश यानी जानबूझकर एक साथ नहीं आए हैं, वो अज्ञानता से एक साथ आए हैं संयुक्त उद्देश्यों के लिए। लेकिन उद्देश्य कैसे हैं? संयुक्त उद्देश्य हैं। तो ऐसे संगठन अनौपचारिक संगठन होते हैं जिसमें लोग अज्ञानतावश एक साथ मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं क्योंकि उनके उद्देश्य क्या हैं? समान हैं। यह परिभाषा दी थी चेस्टर बर्नार्ड ने। अनौपचारिक संगठन व्यक्तिगत तथा सामाजिक संबंधों का एक तंत्र है जो न तो औपचारिक संगठन द्वारा बनाया जाता है, देखिए यह औपचारिक संगठन द्वारा नहीं बनाया जाता और न ही आवश्यक है और न ही जरूरी है कि एक संगठन में अनौपचारिक संगठन हो ही। देखिए, न तो औपचारिक संगठन की तरह यह बनाया जाता है और न ही यह जरूरी होता है कि इसी संगठन के लिए। इसका जन्म उदय व्यक्तियों के स्वैच्छिक रूप से एक दूसरे से सहयोग करने से होता है। इसका जन्म कैसे होता है, उदय कैसा होता है? जब व्यक्ति एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए एक साथ आते हैं, एक साथ जुड़ते जाते हैं, तो अनौपचारिक संगठन निर्मित हो जाता है। जब अधिकारी और अधीनस्थ एक साथ मिल जाते हैं किसी समस्या का समाधान करने के लिए और वह अनौपचारिक रूप से जुड़ रहे हैं तो वह अनौपचारिक संगठन कहलाता है। यानी अपने पदानुक्रम को ध्यान में न रखते हुए वो एक दूसरे का सहयोग करने के लिए यदि साथ में आ रहे हैं तो वह अनौपचारिक संगठन होता है। यह परिभाषा दी कीथ डेविस ने।
अनौपचारिक संगठन के लक्षण। देखिए अनौपचारिक संगठन के क्या लक्षण हैं। इसका उदय औपचारिक संगठन में होता है। सबसे बड़ी बात, इसका उदय कहाँ होता है? औपचारिक संगठन में होता है। क्योंकि जो अधिकारी है, देखिए जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, अधीनस्थ हैं, वह कहाँ होते हैं? वह होते हैं औपचारिक संगठन में। वहीं पर से अधिकारी कर्मचारी आपस में मिलते हैं, तो उसका उदय कहाँ हुआ? औपचारिक संगठन में होता है। वहीं पर कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए जाते हैं। वो व्यक्तिगत संबंध स्थापित करते हैं, अधिकारी और अधीनस्थ एक साथ ग्रुप बनाते हैं। यह व्यवहारिक मानकों पर चलते हैं, ना कि पूर्व निर्धारित नियमों अथवा नियंत्रणों पर। देखिए औपचारिक संगठन में क्या होता है? पूर्व निर्धारित नियमों और नियंत्रणों के आधार पर कार्य करना होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन में व्यवहारिक मानक निर्धारित किए जाते हैं। किस प्रकार आपस में व्यवहार करना है, किस प्रकार बातचीत करनी है। तो यहाँ पर व्यवहारिक मानक निर्धारित होते हैं, जिनके आधार पर अनौपचारिक संगठन चलते हैं। स्वतंत्र संप्रेषण होता है। इसमें संदेश के प्रवाह को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। देखिए स्वतंत्र संप्रेषण होता है। जैसे औपचारिक संगठन में संप्रेषण का एक निर्धारित मार्ग था, इसी क्रम में संप्रेषण होना है, तो उसी क्रम में क्या होता है? संप्रेषण होता है। लेकिन अनौपचारिक श्रृंखला में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपस में किसी भी प्रकार से संप्रेषण किया जा सकता है, यानी कोई भी किसी से भी संप्रेषण कर सकता है। यहाँ पर कोई भी क्रम निर्धारित नहीं होता है। अनायास ही इसका निर्माण होता है, और इसका निर्माण अनायास ही हो जाता है, अपने आप हो जाता है। इसके लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। कोई निश्चित ढांचा या रूप नहीं होता, बल्कि सदस्यों में एक सामाजिक संबंधों का मनोवैज्ञानिक तंत्र होता है। देखिए इसका कोई निश्चित ढांचा नहीं होता। कितने ग्रुप में सदस्य होंगे यह भी निर्धारित नहीं होता। कितने लोग होंगे, किस प्रकार से वो आपस में सहयोग करेंगे, इसका कोई निर्धारण इसके अंतर्गत नहीं होता। यह अनिश्चित होता है। इसमें सदस्यों के बीच एक सामाजिक संबंध स्थापित हो जाते हैं, जो कि मनोवैज्ञानिक तंत्र के आधार पर होता है। एक दूसरे की समस्याओं को दूर करने के लिए वो आपस में साथ आते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। गुण, देखिए इसके कुछ गुण हैं। अनौपचारिक संगठन में सूचनाएं तेजी से पहुंचती हैं तथा उनकी प्रतिपुष्टि भी शीघ्र हो जाती है। देखिए इसके अंतर्गत सूचनाएं बड़ी तेजी से प्रसारित होती हैं, इसमें कोई निर्धारित क्रम नहीं होता। तो सूचनाएं क्या है? तेजी से प्रसारित होती हैं, और उनकी प्रतिपुष्टि, उनका फीडबैक भी तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। वो सही हैं या गलत हैं इसका पता तुरंत ही लग जाता है। सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सभी सदस्य संगठनात्मक व व्यक्तिगत मुद्दों पर एक दूसरे का साथ देते हैं, जिससे कार्य संतुष्टि में वृद्धि होती है, वह संगठन में अपनत्व की भावना बढ़ती है। देखिए इसमें जो अनौपचारिक संगठन तैयार होता है उसके अंतर्गत संगठनात्मक व्यक्तिगत मुद्दों पर सभी लोग एक दूसरे के साथ होते हैं। अनौपचारिक संगठन के जितने भी सदस्य होते हैं वे एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक साथ चलते हैं, जिससे कार्य संतुष्टि बढ़ती है, जिससे उनकी कार्य संतुष्टि भी बढ़ती है। आपस में अपनत्व की भावना भी बनी रहती है। संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है, और इससे उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यदि किसी कर्मचारी को कोई समस्या है तो वह अपने अधिकारी से बेझिझक अनौपचारिक संप्रेषण के माध्यम से अनौपचारिक संगठन में वार्तालाप कर सकता है, उससे सुझाव प्राप्त कर सकता है, अपनी समस्याओं का निवारण कर सकता है। इसमें अधीनस्थ बिना किसी डर के अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचा देता है। वह योजनाओं व नीतियों पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है। देखिए वह बिना किसी झिझक के अपनी जो प्रतिक्रिया है योजनाओं के बारे में बता देता है, और नीतियां जो संगठन में हैं उनके बारे में वह अपने अधिकारियों को बिल्कुल बेझिझक होकर स्पष्ट रूप से अपनी सारी बात बता देता है। कोई समस्या है तो उस समस्या को भी वह प्रकट कर देता है। कोई सुझाव है तो वह सुझाव भी वह अपने अधिकारियों को दे देता है, जो कि औपचारिक संगठन में संभव नहीं हो पाता है।
दोस्त, इसमें कुछ कमियां भी हैं बच्चों, इसमें अफवाहें तेजी से प्रसारित होती हैं। देखिए, अनौपचारिक संगठन में जो अफवाहें हैं वो बहुत तेजी से फैलती हैं, क्योंकि इसके अंदर सूचनाओं का जो प्रवाह है वो बहुत तेज गति से होता है। यदि कोई गलत सूचना प्रसारित हो गई तो वह बड़ी तेजी से सभी लोगों तक पहुंच जाती है, जो संगठन के लिए विघटनकारी हो सकती है, और यह एक संगठन उपक्रम के लिए विघटनकारी भी हो सकती है। यह औपचारिक संगठन के विपरीत कार्य कर सकता है, और जो ये गलत सूचनाएं प्रसारित हो गई हैं, अफवाहें प्रसारित हो गई है, यह औपचारिक संगठन के विपरीत कार्य कर सकती हैं। यह परिवर्तनों का विरोध करता है तो प्रबंधन परिवर्तनों को लागू करने में असमर्थ हो जाता है। जब अनौपचारिक संगठन किसी परिवर्तन का विरोध करता है तो उसमें अधिकारी भी हैं, उसमें अधीनस्थ भी हैं, उसमें सभी स्तर के लोग शामिल होते हैं, एक बड़ा ग्रुप बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रबंधन उन परिवर्तनों को लागू नहीं कर पाता, उसके सामने कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। यह ग्रुप के सदस्यों को ग्रुप की आकांक्षाओं के अनुरूप चलने के लिए बाध्य करता है। देखिए, अनौपचारिक संगठन के अंदर जब ग्रुप बनते हैं तो ये ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप की आकांक्षा के अनुरूप सभी सदस्यों को चलने के लिए निर्देशित करते हैं कि आपको ग्रुप की इन भावनाओं का पालन करना चाहिए, इस प्रकार से चलना चाहिए। कई बार ग्रुप के मानदंड संगठन जन्य हितों के विरुद्ध होते हैं, और कई बार जो ये ग्रुप हैं इनके मानदंड ऐसे होते हैं जो कि संगठन के हित के विरुद्ध होते हैं, जो हमारा उपक्रम है उसके उद्देश्यों के विरुद्ध हैं, उसके हितों के विरुद्ध हैं। तो ऐसी स्थिति में ये संगठन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। एक उद्यम के लिए अनौपचारिक संगठन का भी उतना ही महत्व है जितना औपचारिक संगठन का होता है। देखिए, एक उपक्रम के लिए औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन दोनों का ही बराबर महत्व होता है। तो प्रबंधकों को यह चाहिए कि वह अपने उपक्रम में औपचारिक संगठन तो बनाता ही है, साथ ही साथ अनौपचारिक संगठनों के भी निर्माण को उसे बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि दोनों प्रकार के संगठन मिलकर ही एक उपक्रम को आगे ले जाने में सहयोग करते हैं। इस हेतु प्रबंधकों को दोनों प्रकार के संगठनों का युक्ति संगत उपयोग करना चाहिए ताकि संगठन का कार्य सुगमता पूर्वक चल सके। देखिए, इससे क्या होता है, संगठन का कार्य बड़ी आसानी से चल सकता है। औपचारिक संगठन के अंतर्गत कोई भी शिकायत सुझाव है, डायरेक्ट जो अधीनस्थ होता है वह उच्च अधिकारी से बात नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर एक पदानुक्रम बना हुआ है। लेकिन अनौपचारिक संगठन के अंतर्गत वह अपनी सुझाव और शिकायतें सीधे उच्च अधिकारी तक पहुंचा सकता है, उसके सामने वह प्रतिक्रिया प्रकट कर सकता है। इससे उच्च अधिकारी को निम्न स्तर के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वह उनसे आसानी से सुझाव प्राप्त कर सकता है। तो देखिए, अनौपचारिक संगठन भी लाभदायक होता है और औपचारिक संगठन भी एक उपक्रम के लिए लाभदायक होता है। बच्चों, अब इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन में अंतर। अर्थ के आधार पर औपचारिक संगठन अधिकार संबंधों का ढांचा प्रबंध तैयार करता है। देखिए, औपचारिक संगठन कौन तैयार करता है, प्रबंधक तैयार करते हैं। ये अधिकार संबंधों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं कि ये प्रबंधक हैं, इसके नीचे ये कर्मचारी हैं, ये मध्य स्तर के, ये निम्न स्तर के प्रबंधक, ये उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारी, किसके कितने अधिकार हैं, किसके दायित्व हैं, कौन किससे आदेश ले रहा है, ये सारा कुछ क्या है, स्पष्ट होता है। अनौपचारिक संगठन सामाजिक संबंधों का तंत्र नेटवर्क है। कर्मचारियों का अंतःक्रिया से प्रारंभ होता है, और जो कि कर्मचारियों की अंतःक्रिया से प्रारंभ होता है। जब कर्मचारी आपस में बिना किसी पदानुक्रम के मिलते हैं, बैठते हैं, एक संबंध स्थापित करते हैं, तो अनौपचारिक संगठन का निर्माण होता है। उद्गम कंपनी के नियम तथा नीतियों के परिणाम स्वरूप प्रारंभ होता है। कंपनी के नियम और नीतियों के आधार पर औपचारिक संगठन तैयार होता है। अनौपचारिक संगठन सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप आरंभ होता है। सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर इनका जन्म होता है। बिना किसी पद के पदानुक्रम के जब लोग आपस में मिलते हैं, संपर्क स्थापित करते हैं, तो अनौपचारिक संगठन बनता है।
अधिकार के आधार पर औपचारिक संगठन में प्रबंध में स्तर की क्षमता अनुसार दृष्टिगोचर होता है। किसके कितने अधिकार हैं यह प्रबंध के स्तरों के आधार पर निर्धारित होता है। उच्च प्रबंधकों के अधिकार अधिक होते हैं, मध्य स्तर के उससे कम, निम्न स्तर पर उससे कम अधिकार होते हैं। अधिकार के आधार पर अनौपचारिक संगठन में व्यक्तिगत गुणों से दृष्टिगोचर होता है। यह व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों से स्पष्ट होता है कि उसके पास कितने अधिकार हैं। एक ग्रुप में सभी के पास समान अधिकार होते हैं, लेकिन व्यक्ति में यदि नेतृत्व करने के गुण हैं तो उसके पास अधिक अधिकार हो जाते हैं ताकि वह लोगों को निर्देशित कर सके। व्यवहार औपचारिक संगठन में यह नियमों द्वारा निर्देशित होता है। जो उपक्रम के नियम हैं, नीतियां हैं, उनके आधार पर औपचारिक संगठन क्या होता है, निर्देशित होता है। अनौपचारिक संगठन इसकी गतिविधि का कोई पैटर्न नहीं होता। इसकी गतिविधियां किस प्रकार संचालित होंगी इसका कोई निर्धारित पैटर्न नहीं होता है। संप्रेषण का प्रवाह औपचारिक संगठन में संप्रेषण श्रृंखला सोपानवत चलता है। प्रबंधक, मध्य स्तरीय प्रबंधक, निम्न स्तरीय प्रबंधक, इस प्रकार से ये क्या है, क्रम चलता रहता है। और इसमें एक सोपान के आधार पर आदेश ऊपर से नीचे, शिकायतें नीचे से ऊपर की क्रम में आगे बढ़ती हैं। अनौपचारिक संगठन में संप्रेषण के प्रवाह की निर्धारित विधि नहीं है। यह किसी भी दिशा की ओर मुड़ सकती है। देखिए, किसी भी दिशा की ओर मुड़ सकती है। जो आपस में अधिकारी कर्मचारी हैं वो किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, किसी भी अनुरूप वो आपस में क्या है, संप्रेषण कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ग्रुप में रहते हैं। वो एक ग्रुप में आपस में वार्तालाप कर सकते हैं, आपस में सलाह सुझाव ले और दे सकते हैं। प्रकृति औपचारिक संगठन दृढ़ या निश्चित होता है, दृढ़ प्रकृति का होता है, इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। जबकि अनौपचारिक संगठन जो है परिवर्तनशील होता है, इसकी प्रकृति परिवर्तनशील होती है, इसमें परिवर्तन संभव होता है। नेतृत्व, देखिए औपचारिक संगठन में प्रबंधक ही नेता होता है, प्रबंधक ही क्या है, नेतृत्व प्रदान करता है। जबकि अनौपचारिक संगठन में प्रबंधक नेता हो भी सकते हैं और नहीं भी। प्रबंधक जरूरी नहीं नेतृत्व करे ही, वो नेता हो भी सकते हैं, नहीं भी हो। उनका चुनाव ग्रुप द्वारा किया जाता है। जो नेता होता है उसका चुनाव कैसे किया जाता है, ग्रुप द्वारा किया जाता है। ग्रुप के सभी लोग मिलकर अपना नेतृत्व चुनते हैं। बच्चों, ये थे औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के अंतर। आज हमने इस वीडियो में औपचारिक संगठन को भी देखा है, अनौपचारिक संगठन के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। दोनों ही प्रकार की जो ये संगठन हैं, ये एक उपक्रम के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। औपचारिक संगठन प्रबंधकों द्वारा तैयार किया जाता है, जबकि अनौपचारिक संगठन सामाजिक संबंधों के आधार पर एक संगठन में निर्मित होता है। एक संगठन के विकास के लिए दोनों ही प्रकार के संगठन होना आवश्यक होते हैं। औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन का सही प्रकार से तालमेल बिठाकर प्रबंधक अपने उपक्रम को आगे ले जा सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।